फातिमा अहमद बिनते शफीक अहमद। आपका निकाह असद शाह वल्द रहमान शाह से बहक़ महर सिक्का राइजुल वक्त 5 लाख रुपए तय किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? मौलवी साहब की नरम आवाज़ पर फातिमा ने आहिस्तगी से सर हिला दिया। उसे नहीं मालूम था कि उसकी ज़िंदगी का हम सफ़र कौन है। ना उसने उसे कभी देखा था, ना वो उसे जानती थी। बस बाबा के जुड़े हुए हाथों और लरजती सांसों ने उसे मजबूर कर दिया था। मेरी बच्ची, मैं तुझे एक ऐसे इंसान के हवाले करके जा रहा हूँ, वो पूरी ज़िंदगी तेरा ख़याल रखेगा। मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, लगता है कि ये रात भी मुश्किल ही गुजरेगी। बाबा की डूबती हुई सांसों और कमज़ोर वजूद ने फ़ातिमा के दिल में ये एहसास गहरा कर दिया कि वो इस दुनिया में किस कदर अकेली है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो दोबारा बाबा के पास आई तो उनके चेहरे पर हल्की सी रौनक थी। उन्होंने फातिमा का हाथ मजबूती से थाम लिया। मुझे खुशी है कि मैं तुझे इस दुनिया के रहमो करम पर छोड़ कर नहीं जा रहा। एक अच्छे इंसान के हवाले कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा निकाह कर रहा हूँ बेटा, असद से। वो बहुत अच्छा और नेक बच्चा है। उसने मेरी ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया है। उसी रात जब बाबा की हालत बिगड़ गई तो नर्स घबराकर कमरे में आई। आपके वालिद साहब बुला रहे हैं। अंदर दो गवाह, एक मौलवी साहब और एक अनजाना शख्स मौजूद था, जिसे फातिमा ने देखा भी नहीं। वो तो बाबा की बिगड़ती हुई हालत पर चीखी मार कर रोने लगी थी। रहमान अंकल ने उससे संभाला। बेटा, ये वक्त रोने पीटने का नहीं, बस उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने का है। तुम्हारा निकाह हो रहा है असद शाह से। तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश पर वो खामोश होगी, सर पर दुपट्टा लिए बैठ गई। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। उसने निकाहनामे पर खामोशी से दस्तखत की और फिर हिचकियों के साथ रोने लगी। कितनी तंगी हो रही है बाबा को सांस लेने में। या अल्लाह, मेरे बाबा की मुश्किल आसान कर दे। जेरे लब दरूद शरीफ और कलमा पढ़ती वो बाबा के सरहाने बैठी रही। रात के किसी पहर न जाने कब उनकी रूह जिस्म से परवास कर गई। फातिमा को पता भी न चला। सिर्फ उनके चेहरे पर फैला सुकून देखकर वो हैरान रह गई, जैसे वो किसी अज़ियत से आज़ाद हो गई हो। वो पागलों की तरह बाहर भागी, लेकिन डॉक्टर ने तस्दीक कर दी। वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। आई एम सॉरी। खुदा ने उनकी मुश्किल आसान कर दी है। वो उनसे लिपट कर चीखें मार मार कर रो रही थी। तभी किसी के मजबूत हाथों ने धीरे से उसके वजूद को बाबा के वजूद से अलग किया था। मेरा ख्याल है उन्हें घर ले जाना बेहतर रहेगा। तजज़ीहो तकफीन की तैयारी भी करनी है, वो अपने बराबर खड़े बुजुर्ग से कह रहा था। मगर चादर में लिपटी फातिमा मुसलसल रोती रही, यहाँ तक कि एम्बुलेंस में बाबा के रूह से खाली वजूद को रख दिया गया था। वो वहीं उनका हाथ थामे बैठी रही। बेबसी, तकलीफ, गम, क्या कुछ नहीं था उसके चेहरे पर। वो बस यकटुक बाबा के सुकून चेहरे को देखती जा रही थी। 2 दिन तक पास पड़ोस की औरतें और लोग बाबा की ताज़ियत के लिए आते रहे, मगर तीसरे दिन वो खाली घर में अकेली बैठी खौफ से कांप रही थी, जब अचानक उसके कानों में एक भारी आवाज़ गूंजी। मेरी ज़्यादा छुट्टियां नहीं हैं, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकता। सुबह चलना होगा आपको मेरे साथ। उस आवाज़ पर फातिमा ने नजरें उठाकर उसे देखा। स्याह बड़ी बड़ी आंखें, लंबी खड़ी नाक, मगरूर चेहरा, सफ़ेद रंगत, लंबा चौड़ा कद। तो ये है वो मेरा आखिरी सहारा, जो बाबा ने मेरे लिए चुना था। आज फातिमा ने उसे पहली बार देखा था, जबकि उसकी खामोशी पर वो बेजार था। क्या ज़रूरत थी मुझे हमदर्दी में आकर अपने साथ ये बोझ लटकाने की? नहीं नहीं असद शाह, अपनी की गई नेकी को बदगुमानी से ज़ाया मत करो। अंदरूनी आवाज़ ने उसे झंझोड़ा तो वो बाहर लाउंज में जाकर बैठ गया, जबकि फातिमा अकेली कमरे में बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी। ये प्रोफेसर शफीक अहमद का घर था और फातिमा अहमद उनकी इकलौती बेटी थी। बहुत साल पहले जब असद इस शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो प्रोफेसर शफीक अहमद उसका सबसे फेवरेट तालिब इल्म था। इसी मुखलसी और मेहनत की बदौलत वो यूनिवर्सिटी में टॉप आया था। वो इस शहर में कई ख्वाब लेकर आया था और वह सारे ख्वाब पूरे हो गए थे, सिर्फ प्रोफेसर शफीक अहमद की हौसला अफजाई के बायस। वरना बहुत से लड़के तो सिर्फ वक्त गुजारने यूनिवर्सिटी आते थे। यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करते ही उसने पुलिस कमीशन का इम्तिहान दिया और जल्द ही कामयाब भी हो गया। सिर्फ 3 महीने बाद वो अपने ओहदे का चार्ज संभाले।
ایک کامیاب ترین انسان بن چکا تھا۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ ان کا گھرانہ بظاہر مڈل کلاس تھا، مگر اسد شاہ نے اپنی محنت اور نیک نیتی سے نہ صرف اپنی بلکہ ماں باپ کی زندگی بھی بدل دی تھی۔ وہ ایک چھوٹے گھر سے بنگلے میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس کی بہنیں بھائی کا نخرہ اٹھاتے نہ تھکتی تھیں۔ ماں باپ اسے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ ماں کا کلیجہ تو اسے دیکھ کر ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ ابھی بھی وہ اسے 10 بار فون کر چکی تھی۔ تم تو 2 دن پہلے آنے والے تھے نا، پھر کیوں رکے ہو اس شہر میں؟ وہ تشویش میں مبتلا تھی تو وہ مسکرا دیا۔ بس امی آ رہا ہوں، ایک ضروری کام پڑ گیا تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں ایک مجرم کا بیان لینے اسے اسپتال آیا تھا، مگر آئی سی یو وارڈ میں پروفیسر شفیق احمد کو دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ فوراً ان کے قریب آیا۔ وہ آنکھیں جو کبھی کھل رہی تھیں، کبھی بند ہو رہی تھی، چھت کو خاموشی سے تک رہی تھی، کناروں پر آنسو لرز رہے تھے۔ سر، پہچانا آپ نے مجھے؟ میں آپ کا اسٹوڈنٹ اسد شاہ ہوں۔ سر، میں پولیس آفیسر بن گیا ہوں۔ چمکتی آنکھوں کے ساتھ وہ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ پروفیسر صاحب نے اسے پہچان لیا اور کمزور آواز میں بولے، ہاں ہاں، تمہیں کامیاب دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، لیکن سر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بہت بیمار لگ رہے ہیں۔ ان کے چہرے پر دکھ کی گہری لکیریں تھیں۔ لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے اسد، لیکن میں بہت پریشان ہوں۔ سر، کوئی بھی پریشانی ہو آپ مجھ سے شیئر کریں۔ آپ نے ایک وقت پر مجھ پر بہت بڑے احسان کیے ہیں۔ خدا کرے آپ جلد صحت یاب ہو جائیں۔ نہیں اسد، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں زیادہ دن جی سکوں گا۔ میری حالت بہت خراب ہے، لیکن میری بیٹی، وہ اس دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ میرے رشتہ دار اسے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ وہ بہت لالچی لوگ ہیں۔ وہ گھر جس پر کئی نظریں ہیں، میں نے وہ گھر اپنی بیٹی کے نام کر دیا ہے، مگر ان رشتہ داروں کو میری بیٹی سے زیادہ اس گھر میں دلچسپی ہے۔ اسد پریشان ہو کر بولا، تو سر آپ کے رشتہ دار کہاں ہیں؟ ہسپتال میں تو کوئی بھی نہیں آیا۔ پروفیسر شفیق احمد نے اذیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ سب رشتہ دار میرے قریب نہیں بلکہ بہت دور دور کے ہیں، اس آس پاس میں بیٹھے ہیں کہ کب شفیق احمد کی آنکھیں بند ہوں اور کب وہ گد کی طرح میری بیٹی پر ٹوٹ پڑے۔ یہ سن کر اسد کا دل دکھ سے بھر گیا۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے بولا، سر، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں، میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ پلیز آپ پریشان نہ ہوں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ حوصلہ دے رہا تھا، مگر پروفیسر صاحب کی نظر میں وقت بہت کم ہو چکا تھا۔ اگر تم میری آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ میں سکون سے آنکھیں بند کر لوں، تو میری بیٹی سے نکاح کر لو اسد۔ میں جانتا ہوں تم ایک اچھی اور شریف انسان ہو، ایسا انسان جو میری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ مرتے انسان کی خواہش پوری کرنا جیسے اس پر فرض بن گیا تھا۔ وہ انکار نہ کر سکا، اور چند منٹ بعد ہی اس نے فاطمہ سے نکاح کر لیا، اس لڑکی سے جسے اس نے دیکھا تک نہیں تھا۔ کالی چادر میں ملبوس وہ لڑکی جس کا چہرہ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے یہ قدم اٹھا چکا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اور اس کی شادی کے خواب اس کی بہنوں اور والدین نے کئی سالوں سے سنبھال رکھے تھے، مگر وہ مسلسل انہیں ٹالتا رہا تھا۔ اسے اپنے عہدے اور اپنی نوکری سے ایک دیوانگی کی حد تک محبت تھی۔ اسی دیوانگی میں وہ بیوی جیسی ذمہ داری میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اچانک ہی وہ سب کچھ بدل جائے گا، اور وہ یہ ذمہ داری قبول بھی کر لے گا۔ 3 دن ہو گئے تھے شفیق احمد صاحب کو گزرے۔ اب اسے صبح گھر جانا تھا، لیکن اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کر۔ اگر وہ جا کر سب کو بتا دیتا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے، تو شاید گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، اور امی کے دل پر کیا گزرتی، یہی سوچ سوچ کر وہ بے حد پریشان تھا۔ ہمنہ اور عالیہ جو اس کی شادی کے خوابوں میں کھوئی رہتی تھی، بھائی کی شادی میں یہ ہوگا، بھائی کی شادی میں وہ ہوگا۔ اگر انہیں خبر ہوگی کہ اس نے سب سے چھپ کر شادی کر لی ہے اور ایک انجان لڑکی کو زندگی کا ہم سفر بنا لیا ہے، تو ان کے معصوم دل ٹوٹ جائیں گے۔ گہری سوچوں میں ڈوب کر وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا۔ تیاری کر لی ہے آپ نے ساتھ چلنے کی؟ اس کے سپاٹ اور سنجیدہ لہجے نے فاطمہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ جی جی، بس یہ بیگ لیا ہے میں نے۔ اس نے کالے رنگ کے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے کو تو یہ ایک بیگ تھا، مگر اس میں گھر کے کاغذات، اس کی ماں کی ساری جیولری،
गोल्ड, रोजमर्रा के कपड़े और जरूरत की तमाम चीजें मौजूद थीं। असद ने उसका भारी बैग गाड़ी में रख दिया। फातिमा की हथेलियां पसीने में भीगी हुई थीं। बिल्कुल नया रिश्ता, नया एहसास, लेकिन वो सोच रही थी कि बाबा ने उसके लिए यकीनन सही इंतखाब किया होगा। वो बार बार यही कहते थे कि ये शख्स जिंदगी भर उसका ख्याल रखेगा, उसकी हिफाजत करेगा। उसे शुक्र था कि खुदा ने उसके लिए एक मजबूत सहारा मुकर्रर कर दिया था। वो दिल ही दिल में रब की शुक्रगुजार थी। जब उसे शाह की आवाज़ पर चौंकी। आपसे एक बात कहनी है मुझे, वो संजीदगी से बोला। जी क्या बात है? वो बेख्तियार परेशान होगी। दरअसल मैंने आपसे जिन हालात में निकाह किया है, आप जानती हैं कि मैंने प्रोफेसर शफीक अहमद की आखिरी ख्वाहिश को पूरा किया। इसलिए मैं फौरन राजी हो गया, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसानात थे। लेकिन मैं इस वक्त ज़रा मुश्किल सूरत हाल में गिरफ्तार हूँ, तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। वो लम्हा भर रुका और नरम पड़ते लहजे में बोला, मैं वादा करता हूँ कि कभी जिंदगी में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ना ही आपको अपनी जिंदगी से अलहदा करूंगा। लेकिन अभी मसला ये है कि घर वालों को हमारे निकाह के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो आपने किसी को ये बात नहीं बतानी। हमारे निकाह के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिलहाल मैं कुछ महीनों के लिए बहाना बना लूंगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उस घर में आपकी जगह बनती चली जाएगी। फिर मैं सबके सामने सच्चाई बता दूंगा। वो ठहरे हुए और संजीदा लहजे में बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर फातिमा के पैरों तले जैसे जमीन निकल गई। तो क्या वो एक नापसंदीदा लड़की की हैसियत से असद शाह की जिंदगी में शामिल हुई है, जबरदस्ती और मजबूरी का रिश्ता बांधकर? ये सोचकर उसका चेहरा जिल्लत से सुर्ख होने लगा कि शायद उसके घर वाले उसे कबूल न करें। तभी वो निकाह की बात सबसे छुपाने को कह रहा है। उसकी खामोशी पर असद ने उसका चेहरा देखा और फौरन बोला, मेरी बात का गलत मतलब मत लीजिएगा। दरअसल देखें, हर माँ बाप और बहन भाई की ख्वाहिश होती है कि धूमधाम से शादी हो। मेरे घर वालों की भी यही ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने अचानक से सबसे छुपकर निकाह कर लिया। उन्हें इस बात का शौक लग सकता है। मुझे डर है कि बजाय आपसे मोहब्बत करने के कहीं वो नफरत न करने लग जाएं। उसकी बात काफी वाजिया थी। फातिमा का दिल अब थोड़ा सा संभल गया। यानी असद शाह ने उस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया है। बस वो चाहता है कि उसके घर वाले भी उससे कबूल कर लें। ये सोचकर फातिमा के लबों पर एक बहुत हल्की दबी मुस्कुराहट उभरी। फिर वह संजीदा लहजे में बोली, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं। यह सुनकर असद भी मुतमईन हो गया और नरमी से बोला, मैं सबको बताऊंगा कि आप मेरे एक दोस्त की बहन हैं। आप परेशान ना हो, पूरी सूरत हाल संभाल लूंगा। वो उसे बड़े गौर से समझा रहा था और फातिमा ने इस बात में सर हिला दिया। फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। वो नहीं जानती थी कि जिंदगी आगे उसके लिए कौन से रंग दिखाने वाली है, लेकिन वो सब कुछ तकदीर पर छोड़ चुकी थी। काफी लंबे सफर के बाद वो इस शहर में पहुंचे जहां असद शाह की रिहाइश थी। फातिमा थकन से चूर थी, मगर जैसे ही उसने घर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। खूबसूरत आलीशान बंगला। चौकीदार ने असद शाह को देखते ही गेट खोल दिया। वो झिझक कर गाड़ी से उतरी। उसकी गुलाबी हथेलियों में पसीना आने लगा। चादर को मजबूती से अपने गिर्द लपेट लिया। उसका बैग गाड़ी में था, जिसे असद ने खुद उठा लिया था। अम्मी, भाई आ गए हैं। आलिया की बुलंद आवाज पर अमीना बेगम फौरन अपने कमरे से बाहर आई। जैसे ही उनकी नजर अपने लंबे चौड़े शानदार शख्सियत वाले बेटे पर पड़ी, तो उनकी आंखें ठंडी हो गई। उन्होंने फौरन असद को गले लगा लिया, मगर अगले ही लम्हे जैसे ही उनकी निगाह उसके पीछे खड़ी लड़की पर पड़ी, वो एकदम चौंक उठी। झटके से पीछे होकर बोली, ये लड़की कौन है? उनकी आवाज में साफ इस्तराब था। अम्मी अंदर तो आने दें, सब बताता हूँ। असद ने बैग साइड पर रखा और खुद थकन से लाउंज के सोफे पर बैठ गया, जबकि फातिमा अब भी दरवाजे के पास नजरें झुकाए खड़ी थी। हमना और आलिया भी हैरत ज़दा उस लड़की को देख रही थी। उनकी आंखों में चुभन, हैरत और तजस्सुस नुमाया था। आखिर भाई के साथ आने वाली ये खूबसूरत नाजुक सी लड़की कौन थी, जिसकी लंबी स्याह पलकें झुकी हुई थी, गुलाबी होंठ, गोरा चिट्टा रंग और मुनासिब सकत। वो खुद ही सारी तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। इन सबको यूं हैरानी में देखकर असद ने फौरन बात संभाली। अम्मी, ये मेरे दोस्त की बहन है। वो शदीद परेशानी में है। उसकी जान को खतरा है, बल्कि यूं समझे कि वो खुद कहीं छुपा हुआ है।
اس لیے اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں کچھ مہینوں تک اس کی بہن کا خیال رکھوں، تو یہ فاطمہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ وہ عجیب سا بہانہ بنا کر امی کی غلط فہمی دور کرنے لگا۔ امینا بیگم نے گہرا سانس لیا، وہ تو کچھ اور ہی سوچ بیٹھی تھی، مگر اسد کی بات سن کر ان کی جان میں جان آ گئی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے بیٹا، بیٹھ جاؤ، انہوں نے نرم لہجے میں کہا، اور ہمنا عالیہ بھی دلچسپی سے فاطمہ کا جائزہ لینے لگی۔ فاطمہ آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اسد نے پہلی بار غور سے دیکھا۔ وہ واقعی بہت پریشان، سہمی اور متوش لگ رہی تھی۔ اسے اپنے فیصلے کا بہت شدت سے محسوس ہوا۔ اگر وہ ہمت کر کے سچ بتا دیتا کہ یہ اس کی بیوی ہے، تو شاید فاطمہ کا حوصلہ بڑھ جاتا، مگر ایک اجنبی گھر میں، اجنبی لوگوں کے بیچ، اور پھر رشتہ بھی چھپا ہوا، یہ سب اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، یہ سوچ کر اسل کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بولا، امی کھانا لگوا دیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں، بہت تھکن ہے، اور امی اس کے لیے کوئی کمرہ بھی سیٹ کروا دیں۔ ارے ایک سرونٹ کوارٹر خالی ہے نا، وہیں چھوڑ دو اسے۔ امی کی لاپرواہی بھری آواز نے اسد کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ امی، کیا ہو گیا ہے؟ یہ میری دوست کی بہن ہے، کم از کم اس کے سامنے تو ایسی باتیں نہ کریں، وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا۔ یہ لڑکی اسے بہت بری لگی تھی، کیسے منہ اٹھا کر کسی اجنبی نوجوان کے ساتھ چلی آئی؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ خیال امینا بیگم کے دل میں اچانک چبھن بھر کر ابھرا۔ دوسری جانب فاطمہ اب بھی خاموش، سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہمنا اور عالیہ نے بھی اس میں کوئی خاص دلچسپی نہ دکھائی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی کیوں اور کس حیثیت سے اس کے لاڈلے بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی ہے۔ لیکن فاطمہ ان سب کے رویوں سے بخوبی سمجھ چکی تھی کہ یہاں رہنا آسان نہ ہوگا۔ سامنے بیٹھے لوگ اسے ذرا سی بھی اہمیت دینے کو تیار نہیں تھے، اور جس شخص نے اس سے نکاح کیا تھا، وہ بھی شاید اپنوں کے سامنے بے بس، مجبور اور کچھ کم ہمت ثابت ہو رہا تھا۔ اسد کو اپنی ماں اور بہنوں کے سرد رویے پر شدید شرمندگی تھی۔ نہا دھو کر وہ بظاہر تازہ دم ہوا، مگر دل میں کشمکش لیے اس سے فوراً امینا بیگم، ہمنا اور عالیہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ کیا ہو گیا ہے امی آپ لوگوں کو؟ کس طرح برتاؤ کر رہی ہیں اس مہمان سے؟ وہ چند دن کے لیے آئی ہے، کم از کم اسے تھوڑی توجہ، تھوڑی اہمیت تو دیں۔ اس کی بات پر امینا بیگم نے فوراً جواب دیا، اچھا اچھا، اگر یہ 1-2 مہینے کے لیے آئی ہے تو ٹھیک ہے، میں تو سمجھی یہی رہنے کے لیے آئی ہے بیٹا، تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ کسی نوجوان لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ اسد نے اسے بڑی مشکل سے سمجھا لیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں سخت مزاج عورت ہے، اور اس کی بہنیں تو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی۔ فاطمہ کا اس گھر میں جگہ بنانا واقعی بہت مشکل تھا۔ اسد کے بار بار کہنے پر امینا بیگم کبھی کبھی اس سے نرم لہجے میں بات کر لیتی، اور ہمنا اور عالیہ بھی 2-4 جملے بول دیتی، مگر فاطمہ خود بھی خاموش رہنے کی عادی تھی۔ پھر اس پر چند دن پہلے آنے والا صدمہ، اس نے ابھی باپ جیسی محبت کرنے والے اپنے بابا کو کھو دیا تھا۔ جب وہ ان کی یاد میں کمرے میں اکیلی ہوتی تو بستر پر لیٹ کر خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی۔ اسے ہر پل اپنا آپ بہت اکیلا محسوس ہوتا۔ اس کے پاس ایک سے ایک خوبصورت کپڑے تھے، بابا نے پوری زندگی اسے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ گھر کے کاغذات، قیمتی زیورات، سب اس نے اپنے بیگ میں تالا لگا کر حفاظت سے سنبھال رکھے تھے، لیکن اسد کا رویہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ صبح ڈیوٹی پر چلا جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ کئی کئی دن تک تو وہ اسے دیکھتی تک نہیں تھی۔ تب وہ اکثر سوچتی کہ شاید وہ اس سے پیچھا چھڑوانا چاہتا ہے، شاید اس کی زندگی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی ہی مایوس کن سوچیں اس کے دل و دماغ پر چھائی رہتی، اسے اندر ہی اندر کھاتی رہتی۔ امینا بیگم فوراً سنبھل گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں سغرا سے کہہ دیتی ہوں کہ وہ سامنے والا کمرہ صاف کر دے، وہ ویسے بھی کافی عرصے سے خالی پڑا ہے۔ یہ لڑکی اسے بہت بری لگی تھی، کیسے منہ اٹھا کر کسی اجنبی نوجوان کے ساتھ چلی آئی ہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ خیال امینا بیگم کے دل میں اچانک چبھن بھر کر ابھرا۔ تو اسے جانب فاطمہ اب بھی خاموش سر جھکائے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہمنا اور عالیہ نے بھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہ دکھائی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی کیوں اور کس حیثیت سے ان کے لاڈلے بھائی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی ہے، لیکن فاطمہ ان سب کے رویوں سے بخوبی سمجھ چکی تھی۔
कि यहाँ रहना आसान ना होगा। सामने बैठे लोग उसे ज़रा भी अहमियत देने को तैयार नहीं थे, और जिस शख्स से उससे निकाह किया गया था वो भी शायद अपनों के सामने बेबस, मजबूर और कुछ कम हिम्मत साबित हो रहा था। असद को अपनी माँ और बहनों के सख्त रवैये पर शदीद शर्मिंदगी थी। नहा धोकर वो बगैर बज़ाहिर तो ताज़ा दम हुआ, मगर दिल में कश्मकश लिए उसे फ़ौरन अमीना बेगम, हमना और आलिया को अपने कमरे में बुलाया। क्या हो गया है अम्मी, आप लोगों को किस तरह बर्ताव कर रही हैं उस मेहमान से? वो चंद दिन के लिए आए हैं, कम से कम उसे थोड़ी तवज्जो, थोड़ी अहमियत तो दें। उसकी बात पर अमीना बेगम ने फ़ौरन जवाब दिया, अच्छा अच्छा, अगर ये 1-2 महीने के लिए आई है तो ठीक है, मैं तो समझी यही रहने के लिए आई है। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था इसे। किसी नौजवान लड़की की ज़िम्मेदारी उठाना आसान बात नहीं। असद ने उसे बड़ी मुश्किल से समझा लिया, मगर वो जानता था कि उसकी माँ सख्त मिजाज औरत है, और उसकी बहनें तो किसी को खातिर में ही नहीं लाती थी। फातिमा का उस घर में जगह बनाना वाकई बहुत मुश्किल था। असद के बार बार कहने पर अमीना बेगम कभी कभी उससे नरम लहजे में बात कर लेती, और हमना और आलिया भी 2-4 जुमले बोल देती, मगर फातिमा खुद भी खामोश रहने की आदी थी। फिर उस पर चंद दिन पहले आने वाला सदमा। उसने अभी बाप जैसी मोहब्बत करने वाले अपने बाबा को खोया था। जब वो उनकी याद में कमरे में अकेली होती तो बिस्तर पर लेटकर खामोशी से आंसू बहाती रहती। उसे हर पल अपना बहुत अकेला महसूस होता। उसके पास एक से एक खूबसूरत कपड़े थे। बाबा ने पूरी जिंदगी उसे शहजादियों की तरह रखा था। घर के कागजात, कीमती जेवरात सब उसने अपने बैग में ताला लगाकर हिफाजत से संभाल रखे थे। लेकिन असद का रवैया उसकी समझ से बालातर था। वो सुबह ड्यूटी पर चला जाता और रात के वापस आता। कई कई दिन तक तो वो उसे देखती तक नहीं थी। तब वो अक्सर सोचती कि शायद वो उससे पीछा छुड़वाना चाहता है, शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और हैसियत नहीं है। ऐसी ही मायूस कुन सोचें उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती, उसे अंदर ही अंदर खाती रहती थी। उस दिन सोगरा नहीं आई थी तो अमीना बेगम खुद फातिमा के पास चली आई। अरे फातिमा बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है? जी आंटी, मुझे आता है, खैरियत? फातिमा ने हैरान होकर पूछा। दरअसल आज सुगरा ने छुट्टी कर ली है और मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। हमना और आलिया तो किसी काम की नहीं। अगर तुम्हें खाना बनाना है आता है तो चिकन पुलाव और मटर कीमा बना लो। साथ में सलाद और पास्ता भी बना लेना। जी आंटी, मैं बना लूँगी। उसने बगैर बुरा माने अपनी खिदमत पेश कर दी। उसे काम करने में कभी शर्म महसूस नहीं होती थी। बाप के लिए वो हमेशा अपने हाथों से खाना बनाती थी। उनके ज़ौक़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। रात का खाना तैयार करके उसके टेबल पर लगा दिया। हुस्न इत्तेफाक से असद भी आज ड्यूटी से जल्दी आ गया था और उसका मूड गैर मामूली तौर पर खुशगवार था। वो किचन में पानी लेने आया तो पुलिस यूनिफॉर्म में उसका लंबा चौड़ा वजूद देखकर फातिमा का नाजुक दिल धड़क उठा। वो उसके बहुत करीब आन खड़ा हुआ था जबकि वो सलाद तैयार कर रही थी। क्या हुआ, खैरियत? असद चा की आवाज़ पर वो चौंक पड़ी। मैं वो घबरा गई और झिझकते हुए बोली, जी आज मेड ने छुट्टी की थी तो आंटी ने कहा मैं खाना बना दूं। असद मुस्कुरा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मुस्तकिल में तुमने ही सब संभालना है। असद की बात पर वो भी मुस्कुरा न सकी। वो कहना चाहती थी कि मुझे तो अभी तक कुछ नजर नहीं आया। आपने तो सिर्फ 2 महीने कहा था, मगर 2 महीने गुजर गए और आपने अभी तक घर वालों से सच नहीं बताया, बल्कि मुझसे दूर ही रहते हैं। उसकी खामोशी पर असद ने उसकी झुकी हुई लंबी स्याह पलकों को देखा और दिल में उठने वाली ख्वाहिश उन पलकों को छूने की दबा ली। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। पतली नाक, होंठों का दिलकश कटाव, वो उसे देखता ही चला गया और फातिमा उसकी नजरें महसूस करके घबरा गई। आप प्लीज बाहर जाएं, वो मुश्किल कह पाए। असद उसके शर्माते हुए सुर्ख चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। वो धीमी सरगोशी में बोला, ये कहने का हक नहीं है तुम्हें। मत भूलो कि मैं तुम पर कितना हक रखता हूँ। चाहूँ तो तुम्हें देख भी सकता हूँ, छू भी सकता हूँ। ये आवाज़ थी या कोई जादू? फातिमा का दिल डूब कर उभरा। उसका नाजुक वजूद कांप उठा। लाउंज में बैठी अमीना बेगम बज़ाहिर फ़ोन में मसरूफ़ थी, मगर उनकी नज़र बार-बार किचन की तरफ जा रही थी। उन्होंने देखा कि असद पानी पीने गया और 15 मिनट से वहीं खड़ा है, लड़की के साथ। ये बात अचानक उन्हें तशवीश में मुब्तला कर गई और वह फ़ौरन किचन में दाखिल हुई। बन गया खाना? उनकी आवाज़ पर फातिमा खौफ से चौंक पड़ी, जबकि असद बेफिक्र खड़ा रहा। क्या हुआ बेटा? जाओ कपड़े बदल लो और जल्दी से आओ। खाने पर मैं तुम्हारे बाबा को भी बुलाती हूँ। अम्मी के कहने पर वो पलट गया।
लेकिन अमीना बेगम ने फातिमा का चेहरा देख लिया, शर्म और घबराहट से पूरी तरह सुर्ख। उसने इतना सिर झुकाया हुआ था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो किस बात पर इतनी शर्माई है। मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। एक बार फिर तशवीश उनके दिल में जागी, मगर जब खाने की मेज पर अपने बेटे का बिल्कुल मामूल का रवैया देखा, तो उन्होंने उस ख्याल को झटक दिया। खाना वाकई बहुत मज़ेदार था। असद भी तारीफ करना चाहता था, मगर अल्फाज जैसे लबों तक आकर रुक गए। उसकी जगह रहमान शाह ने ही दाद दे दी थी। वाह, आज तो बहुत मज़े का खाना बना है। किसने बनाया है? वो हैरान थे, जबकि अमीना बेगम को एकदम अंदाज से जलन हुई थी। आज तक उन्होंने कभी उनके हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं की थी, और आज इस अजनबी लड़की के खाने को सराह रहे थे। वो लापरवाही से बोले, अरे वही है असद की दोस्त की बहन, सारा दिन कमरे में न जाने क्या लेटी सोचती रहती है। मैंने कहा अच्छा है, मसरूफ रहेगी तो उसे किचन में खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने तेज लहजे में असद से पूछा, और तुम तो कह रहे थे 2 महीने के लिए आई है, अभी तक उसका भाई वापस नहीं आया क्या? असद पानी पी रहा था, सवाल सुनकर एकदम चौंक सा गया। अम्मी चली जाएगी, खुदा का खौफ करें, वो बेचारी सुन लेगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। बमुश्किल उन्हें खामोश करवाकर वो खाना खाने लगा, मगर दिल में बेचैनी थी। असद शाह, जल्दी कुछ करो, इससे पहले कि बात हद से निकल जाए। उसे आए काफी दिन हो गए थे, इसलिए हमना और आलिया भी अब उससे बेतकल्लुफ हो गई थी। उस दिन छुट्टी थी, सब लोग लाउंज में मौजूद थे। फातिमा अपने कमरे में थी, जबकि असद और रहमान शाह टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। हमना, आलिया और अमीना बेगम न जाने किस बात पर बहस कर रहे थे। तभी रहमान शाह बोले, अमीना चाय बना दो, मेरे और असद के लिए। असद मुस्कुरा दिया। वाह वाह, नेकी और पूछ पूछ। अमीना बेगम बुड़बुड़ाई, ये सुगरा मनहूस तो आए दिन छुट्टी कर लेती है, आज भी नहीं आई। इतना काम पड़ा है, मैं फातिमा से कहती हूँ वही बना देगी, बहुत अच्छी चाय बनाती है। असद उनकी बात पर दिल ही दिल में खुश हुआ। शुक्र है अम्मी को कुछ तो खूबी नजर आई, आगे रास्ता शायद आसान होने लगे। उन्होंने फातिमा को पुकारा और वो फौरन कमरे से बाहर आ गई। जी आंटी, आपने बुलाया? वो धीमे लहजे में कहती हुई असद के सामने आ खड़ी हुई। फिरोजी रंग का खूबसूरत सूट, खिलती चांदनी जैसा नाजुक वजूद। असद उसे देखता ही रह गया। उसे अपने देखने पर जैसे कोई इख्तियार ही ना रहा था, जबकि फातिमा उसकी मुसलसल नजरें महसूस करके बुरी तरह बेचैन हो गई। दिल चाह रहा था किसी तरह यहाँ से गायब हो जाए। अमीना बेगम ने उसे चाय बनाने को कहा तो वो पलटकर किचन में चली गई। अंदर ही अंदर उसे असद पर गुस्सा भी आ रहा था। ये तो किसी की मौजूदगी का एहसास भी नहीं करते, ऐसे देख रहे थे जैसे मुझ पर पूरा हक हो। इतनी हिम्मत नहीं कि घर वालों को रिश्ते का बता सकें, लेकिन देखना ऐसे है जैसे सबका हक रखते हो। चाय बन गई, मगर अब उसे बाहर जाने में हिचकिचाहट हो रही थी। जैसे ही पलटने लगी, आलिया ने आवाज दी, आ जाएं फातिमा आपी, आप भी बैठे, कमरे में अकेली क्या करेंगी? आलिया की दावत वो टाल न सकी और वहीं सोफे पर बैठ गई। असद ना जाने क्यों उसकी मौजूदगी से दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहा था। दोनों सुबह से राश्ता की भेजी हुई लड़कियों की तस्वीरें देख रही थी भाई के लिए। ये देखिए रहमान साहब, ये लड़की कैसी है? आलिया ने तस्वीर दिखाते हुए कहा। असद एकदम उनकी बात पर चौंक उठा, क्योंकि ये जिक्र उन्होंने फातिमा के सामने छेड़ दिया था। उसका झुका हुआ सर मजीद झुक गया, जबकि आलिया फिर बोली, जी नहीं, मैंने ये लड़की पसंद की है। ये देखें, ये रोशानी है। याद है ना आपको, मरियम की शादी में मैंने दिखाई थी आपको। भाई की और इसकी जोड़ी बिल्कुल ठीक रहेगी। वो दोनों बहनें मुसलसल तबसरे कर रही थी, जबकि अमीना बेगम उनकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। अब जल्दी तुम भी कोई लड़की पसंद कर लो असद, ताकि बात आगे बढ़ाई जा सके, अमीना बेगम ने कहा। असद खामोश रहा, मगर रहमान साहब फौरन बोले, उससे पूछने की क्या जरूरत है? जब उसे कोई पसंद ही नहीं तो हम लोग खुद ही देखकर उसके लिए लड़की सेलेक्ट कर लो। फातिमा का चेहरा तेजी से सुर्ख हो रहा था। अंदरूनी तशवीश और परेशानी उसकी रंगत बदल रही थी। अरे फातिमा आपी, आपको क्या हुआ? चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है और आंखें भी? हमना ने उसका झुका हुआ सर देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है, मैं चलती हूँ, थोड़ा आराम करूंगी। ये कहकर वो झटके से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही अमीना बेगम बोली, लो इससे क्या हुआ? इंसानों में बैठना उसे पसंद ही नहीं, जबकि असद अच्छी तरह जानता था कि वो क्यों उठी है। वो धीरे से बोला,
ऐसा मत कहिए अम्मी, शायद उसकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा तुम्हें बड़ा पता है उसकी तबीयत का। अमीना बेगम के तेज लहजे पर वो बौखला गया। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, वो उठते हुए बोला। अच्छा फिर जाते हुए बताते तो जाओ, कौन सी लड़की अच्छी है? असद ने सख्त लहजे में कहा। मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं है। अभी आप ये मौजूद रहने दें, बल्कि हमना और आलिया की शादी की तैयारी करें। वो दोनों बहनें थक से रह गई। हरगिज नहीं, भाई की शादी पहली होगी। वो दोनों आपस में बहसों तकरार में पड़ गई, जबकि असद अपने कमरे में आकर सख्त परेशान हो गया था। करे तो क्या करे? अम्मी को कैसे बताए कि वो इस मनमोहनी लड़की से निकाह कर चुका है, जब उसके दिल में बस गई है, जिसे देखते ही उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं और दिल खुश हो जाता है। वो भी तो चाहता था कि जल्द से जल्द उसे अपने पास ले आई, यहाँ पर, जहाँ उसे देखने में किसी को कोई डर ना हो। मुझे अम्मी को सब कुछ बता देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद वो अपने घर वालों से इतना डर रहा था कि खुद पर हैरान होते हुए अपनी परेशानी मसलने लगा। फिर उस दिन वो घबरा कर घर आया तो गैर मामूली खामोशी देखकर हैरान रह गया। सिवाय चौकीदार के घर में कोई भी नहीं था। कहाँ है सब घर वाले? जी बेगम साहिबा और सब लोग तो दूसरे शहर गई हैं शादी में। बेगम साहिबा कह रही थी कल सुबह वापस आएंगे। वह शदीद बोरियत महसूस करने लगा। कल भी उसका ऑफ था और आज वो जल्दी आ गया था। जब वो लाउंज में आया तो फातिमा के कमरे से आहटें महसूस करके हैरान रह गया। जैसे ही वो अंदर गया, गीले बालों को तौलिया से खुश करती वो एकदम खौफ से उछल गई। असद उसे अपने सामने देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। तुम शादी में नहीं गई? अम्मी तुम्हें अकेला घर में कैसे छोड़कर चली गई? वो वाकई हैरान था। फातिमा तेज लहजे में बोली, जी आपकी अम्मी का ख्याल था कि अगर मुझे साथ ले गई तो सब लोग उनसे सवाल करेंगे कि मैं कौन हूँ। उसके लहजे में वाजिया तंज था। असद को देखते ही उसने जल्दी से दुपट्टा अपने वजूद के गिर्द लपेट लिया था। चलो कोई बात नहीं, लेकिन घर में अकेले होने का खौफ नहीं होना चाहिए। मैं हूँ यहाँ पर। फातिमा ने बेरहमी से रुख मोड़ लिया। अच्छा, चाय बना दो यार, कसम से सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो उसके करीब आया तो फातिमा फौरन 2 कदम पीछे हट गई। मैं बना दूंगी, आप प्लीज यहाँ से जाएं। उसने असद को घूरा। तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं कोई गैर हूँ। मत भूलो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अच्छा, कौन जानता है कि आप मेरे शोहर हैं? मैं और आप, बस ये दुनिया नहीं जानती। बहुत कम हिम्मत इंसान हैं आप। वो इससे शिकवा कर रही थी। वो उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अम्मी वापस आएंगी तो मैं उन्हें सब कुछ सच सच बताने वाला हूँ। क्यों परेशान होती हो? असद ने बड़े प्यार से उसकी ठोड़ी छुई थी। उसका लम्स फातिमा के वजूद में एक करंट बनकर दौड़ा था। वह फौरन पीछे हुई। आप प्लीज बाहर जाएं, मैं चाय बना देती हूँ आपके लिए। उसके शर्मो फातिमा पर वो फिर मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, मैं शावर ले रहा हूँ, तुम चाय मेरे कमरे में दे जाना। फातिमा ने सर हिला दिया। वो चला गया तो उसने गहरी सांस ली। अच्छा ठीक है, मैं शावर ले रहा हूँ, तुम चाय मेरे कमरे में दे जाना। फातिमा ने सर हिला दिया। वो चला गया तो उसने गहरी सांस ली। तौबा है, उस शख्स की नजरें ही काफी हैं मारने के लिए। उसका दिल अभी तक धक धक कर रहा था। चाय तो बन गई थी, मगर उसे उसके कमरे में ले जाना उसे सख्त मुश्किल में डाल रहा था। धीरे से कमरे का दरवाजा नॉक करके वह पलटने लगी। अचानक असद उसके सामने आ गया। कहाँ भागी जा रही हो? थोड़ी देर बैठो। कौन सा आज कोई घर पर है जो तुम्हें इतना खौफ सता रहा है? फातिमा का चेहरा खफत से सुर्ख हो गया। प्लीज जाने दे मुझे। असद ने उसके दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए, अपने लबों से उसके नाजुक खूबसूरत हाथों को छू रहा था। फातिमा तड़प कर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। आज नहीं छोड़ूंगा, असद ने कहा। फातिमा ने उससे धक्का दिया। ऐसा कुछ करने का आपको हक नहीं। वो बाहर जाना चाहती थी, लेकिन असद ने उसे बाजुओं में समेट लिया। प्लीज यारा, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। बहुत दिल चाह रहा है मुझे तुम्हें अपने करीब देखने को। ये सुनकर फातिमा कांपने लगी। होश में तो है, लेकिन दिल कह रहा था ये क्या कर रहा है? अभी रुखसती नहीं हुई और ये सब कुछ करना मुनासिब नहीं। अभी रुखसती नहीं हुई और ये सब कुछ करना मुनासिब नहीं। असद ने नर्म लहजे में कहा। रुखसती नहीं हुई तो क्या हुआ? निकाह जैसा मजबूत ताल्लुक है मेरा तुमसे। उसकी आंखें बोझल हो रही थीं और फातिमा का नाजुक दिल कांप रहा था। देखिए, प्लीज मुझे जाने दें। हो जाएगा कुछ ना कुछ। हो जाएगा। फातिमा हैरान थी।
اسد نے سرگوشی میں کہا، "प्रेगनेंसी? मेरा मतलब है बच्चा हो जाता है। ये सब करने से अभी तक तुमने आंटी और किसी को बताया भी नहीं है हमारे निकाह के बारे में।" ये सुनकर वो जोर जोर से हंसा। फिर सरगोशी में बोला, "बच्चा पैदा करना इतना आसान नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। 2 दिन बाद अम्मी आ जाएंगी, तब मैं सब कुछ बता दूंगा। तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है।" वो उसके काले बालों को समेट रहा था, नर्म और नाजुक वजूद को अपने करीब महसूस कर रहा था। कान सी आंखें लंबी ऐसे जादुई कि असद खुद पर कुछ इख्तियार खो बैठा था। फातिमा उसके सामने बेबस थी। तन्हाई और बेबसी के दरमियान वो असद को रोकने में नाकाम रही। जज्बात की रूह में बहकते जादुई लम्हात में वो दोनों खो जाते। कमजोर सी मज़ाहमत फातिमा की उसे रोकने में नाकाम रही। दोनों का दिल एक साथ धड़क रहा था। असद उसे यकीन दिला रहा था, जैसे ही अम्मी वापस आएंगी मैं फौरन उनसे बात कर लूंगा। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। फातिमा खुद भी जानती थी कि वो भी उससे शदीद मोहब्बत कर बैठी है। बाबा के बाद आखिरकार असद शाह ही तो उसका सहारा था। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे कि वो उसके कमरे में आई ही क्यों, लेकिन असद ने उसे अपने सीने से लगा लिया था। फातिमा नहीं जानती थी कि एक तूफान उसका इंतजार कर रहा है। अगली सुबह बहुत खूबसूरत थी। फातिमा ने उसे नाश्ता बनाकर दिया तो वो उसकी पेशानी चूम कर चला गया, लेकिन जब वापस आया तो हैरान रह गया। हमना और आलिया वापस आ गई थी शादी से, लेकिन अम्मी नहीं आई थी। फातिमा के चेहरे पर तशवीश छाई हुई थी, तो आलिया ने उसे बता दिया, अम्मी को रोक लिया खाला ने कि कुछ दिन मेरे पास रहें। अम्मी 15 दिन बाद वापस आएंगी। यह सुनकर फातिमा को कुछ इत्मीनान महसूस हुआ, लेकिन जब अमीना बेगम वापस आई तो उन्होंने आते ही धमाका कर दिया, मैं असद का रिश्ता पक्का कर आई हूँ रुशाने से। फातिमा के चेहरे पर तूफान के साए छा गए थे। असद खुद भी तशवीश में मुब्तला हो गया। ये क्या किया आपने? बगैर मुझसे पूछे रिश्ता पक्का कर दिया। मैं कभी भी रुशाने से शादी नहीं करूँगा। तब रहमान साहब घूर कर बोले, क्यों अपनी माँ को झूठा करोगे? उन लोगों के सामने वो रिश्ता पक्का करके आई है, अब तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। उन्होंने जैसे फैसला ही कर लिया था। असद लब भींच कर रह गया। फातिमा जो लाउंज में खामोश बैठी थी, थोड़ी देर बाद उठकर अपने कमरे में चली गई। वो घुटनों में मुंह दबाकर मुसलसल रो रही थी, लेकिन असद जानता था कि वो कितनी परेशान होगी। वो किसी बहाने की तलाश में था कि उसके पास जा सके, लेकिन मौका ही न मिल सका। अगले दिन उसकी मुंतज़िर एक और बुरी खबर थी। सारे पुलिस ऑफिसर को 6 महीने के लिए दूसरे शहर एक खास ट्रेनिंग पर भेजा जा रहा था, जिसमें असद शाह का नाम भी शामिल था। उसके बाद उसके ओहदे को तरक्की मिल जाती। असद ने बाप से कहा कि वो हरगिज़ इस ट्रेनिंग पर नहीं जाना चाहता, लेकिन रहमान साहब ने उसे समझाया, यही मौका है, फिर बीवी बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। वो परेशान सा था, लेकिन ये बात फातिमा को भी पता चल गई थी। वो लॉन में अकेली फूलों के पास बैठी थी जब असद उसके करीब खड़ा हुआ। इतनी परेशान क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। फातिमा फट पड़ी। कब है? आप मेरे साथ कोई गेम खेल रहे हैं, या शायद निकाह के नाम पर धोखा? आपने ये भी ना सोचा कि अगर उस रात के नतीजे में मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आप अपने घर वालों को सच क्यों नहीं बताते, जबकि आप रिश्ता पक्का कर रहे हैं? उसकी आंखों में आंसू थे। असद तशवीश में मुब्तला हो गया। उसका बस न चल रहा था कि वो इन आंसुओं को अपने लबों से छू ले। वो पूरे दिल की शिद्दत से उसे चाहने लगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की कोई जगह नहीं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और फिर एक और चीज़ ले आया, ये तुम्हारे लिए। असद ने फातिमा को खूबसूरत मोबाइल थमा दिया। जो भी परेशानी हो, बस मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुमसे राब्ते में रहूँगा। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो ट्रेनिंग पर चला गया। ये कहकर असर ने वादा किया, हर महीने मैं तुमसे मिलने आता रहूँगा। फातिमा ने उसका दिया हुआ मोबाइल अपने पास संभाल कर रख लिया। वो जैसे हर रोज़ ही उसका इंतज़ार करती। लेकिन जब महीना मुकम्मल हुआ और असद वापस न आया तो उसे शदीद तशवीश हुई। तकरीबन रोज़ाना वो उससे राब्ते में रहती, लेकिन एक दिन सोरा के हाथों उसका मोबाइल गिरकर ज़मीन बोस हो गया।
وہ صفائی کر رہی تھی جبکہ فاطمہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ وہ دل ہی دل میں پکار رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ موبائل ہی اسد سے رابطے کا واحد ذریعہ تھا، اور اب یہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے درست کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ کس سے کہتی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سغرا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ معاف کر دیجیے بی بی جی، غلطی ہو گئی۔ فاطمہ نے بس بے چینی سے اسد کے واپس آنے کا انتظار شروع کر دیا۔ لیکن ایک دن اسے امینہ بیگم کے منہ سے ہی پتہ چلا کہ وہ 6 مہینے بعد ہی ٹریننگ سے واپس آئے گا۔ گھر والوں سے رابطہ کر سکتا ہے لیکن خود آئے گا تو 6 مہینے بعد ہی۔ یہ سن کر فاطمہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ دوسری طرف اسد بھی پریشان تھا کہ اس کا موبائل کیوں بند ہو رہا ہے، لیکن وہ گھر میں کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ 3 مہینے گزرنے کے بعد اچانک فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ کبھی الٹیاں، کبھی دل گھبرانا، کبھی بیٹھے بیٹھے بے چینی محسوس ہونا۔ یہ بس سب اس پر چھا گیا۔ ایک دن امینہ بیگم کے کہنے پر وہ رحمان صاحب کے لیے چکن کا سالن بنا رہی تھی، تب اسے شدید الٹیاں آئیں۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی بس پتہ نہیں گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ تبھی صفائی کرتی سغرا بولی، فاطمہ بازی کی حالت تو ایسی ہو رہی ہے جیسے بچہ جننے والی خواتین کی ہوتی ہے۔ امینہ بیگم نے اسے جھڑکا، ہوش پہ تو ہو، تم کنواری ہو۔ فاطمہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ اگلے 15 دن تک یہی حالت رہی تو امینہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ فاطمہ انکار کر رہی تھی لیکن ڈاکٹر نے صاف بتا دیا، 4 مہینے پریگننٹ ہے، یہ آپ کی بہو ہے۔ امینہ بیگم لب بھینچ کر خاموش ہو گئی۔ اسے گھر لے آئیں۔ گھر آتے ہی اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے یہ گل کھلایا ہے تم نے؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے، یا باہر بھی گئی رہی ہو؟ امینہ بیگم نفرت بھری نظروں سے فاطمہ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ فاطمہ کانپ رہی تھی۔ ہمنا اور عالیہ بھی اس معاملے کو سمجھ گئی تھی۔ وہ بھی حقارت بھری نظروں سے فاطمہ کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ یہ بن بیاہی ماں بننے والی ہے، اور ایک کنواری لڑکی کے لیے یہ حرکت قابل افسوس تھی۔ میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا آنٹی، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ کا ہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ اسد کا بچہ ہے۔ ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن وہ آپ لوگوں کے خوف کی وجہ سے سچائی بتانے سے ڈر رہی ہیں۔ فاطمہ نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، کیا بد کردار لڑکی، میرے بیٹے پر تہمت لگاتی ہو؟ میرا بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہو۔ اس سے پہلے کہ تم لوگوں کو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بتاؤ، یہاں سے چپ چاپ چلی جاؤ۔ امینہ بیگم غصے سے پاگل ہو رہی تھی، جبکہ ہمنا اور عالیہ بھی بولی، امی دیکھیے، کتنے دنوں سے یہ ہمارے گھر رہی، لیکن کتنی مکار لڑکی نکلی ہے۔ چپ چاپ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح ہم اس کی شادی بھائی سے کر دیں، اور پھر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ ان پر الزام لگا رہی ہے۔ کتنی جھوٹی ہے یہ لڑکی۔ وہ دونوں نفرت بھری نظروں سے فاطمہ کو دیکھ رہی تھی، اور فاطمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، آپ ابھی اسد سے فون کر کے پوچھ سکتی ہیں، انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے اور یہ بچہ ان کا ہی ہے۔ آنٹی پلیز میری بات پر یقین کریں۔ لیکن امینہ بیگم نے غصے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چلو نکلو یہاں سے، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں چلی جاؤں گی آنٹی، لیکن میں اپنا سامان، اپنی قیمتی چیزیں لے کر جاؤں گی جو میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ فاطمہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، اور یقین نہیں آ رہا تھا کہ امینہ بیگم اس کی بات پر یقین کیوں نہیں کر رہی۔ یہ بچہ اسد کا تھا اور نکاح نامہ بھی اسد کے پاس تھا۔ کاش نکاح نامہ اس کے پاس ہوتا تو وہ ثبوت کے طور پر ان کے سامنے پیش کر دیتی۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور امینہ بیگم اس گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ کاش ایک بار اسد کے والد ہی آ جاتے تو وہ ان کے پاؤں سے لپٹ جاتی، انہیں سچائی کا یقین دلاتی، لیکن وہ تینوں ماں بیٹیاں جیسے دشمن بن گئی تھی۔ اندھیری رات میں اسے گھر سے باہر نکالنے کا منظر اس کے دل کو خوف پہ مبتلا کر رہا تھا۔ اپنا بیگ، ضروری سامان اور تمام قیمتی چیزیں لے کر فاطمہ اس گھر سے نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن کوئی شہر میں موجود بابا کا گھر جو اس وقت خالی تھا،
उस पर वो खुद ने ताला लगा कर रखा था और चाबी उसके पास मौजूद थी। सारे ज़ेवरात, घर के अहम कागज़ात वो अपने साथ ले गई। आधी रात खौफ और दहशत में उसका दिल कांप रहा था। न उसे असद का नंबर मालूम था, न उसके पास मोबाइल का कोई ज़रिया था। वो सोच रही थी, मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? ऐसी हालत में मुब्तला वो बस स्टैंड के पास खड़ी होगी। कंडक्टर और बस ड्राइवर सब लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे, जबकि वो अंदर ही अंदर कांप रही थी, या खुदा तू ही मेरी हिफाजत फरमा। अचानक एक कार उसके नज़दीक रुकी। कार में बैठे शख्स को देखकर फातिमा की आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 दिन बाद असद की कॉल आई। अमीना बेगम ने अपनी बेटियों को साफ मना कर दिया था कि भाई या बाप से इस बात का तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं। जब रहमान साहब ने फातिमा के बारे में इस्तफसार किया तो अमीना बेगम ने बहाना बनाया, अरे न जाने लड़की कहाँ चली गई, डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई थी और फिर वापस ही नहीं आई। मुझे तो शुरू से ही उसका किरदार सही नहीं लग रहा था। रहमान साहब ये सुनकर हैरान रह गए। वो लड़की कैसी लगती थी? उन्होंने पूछा। अमीना बेगम बोली, ऐसी बहुत घरेलू मशरक की लड़की नहीं थी। कितने दिन तक हमारे घर रही, तुम कुछ पता तो करो उसके बारे में। पराई बच्ची थी, जिम्मेदारी असद की थी। अरे वो खुद देख लेगा, मैंने उससे बता दिया है। 2 दिन बाद उन्होंने असद को फ़ोन करके यही बात बताई। वो लड़की तुम पर तोहमत लगा रही थी। फातिमा लड़की न जाने किसका गुनाह अपनी कोख में पाल कर बैठी है। मैंने उसे घर से निकाल दिया है। फ़ोन पर यह बातें सुनते ही असद बिल्कुल साकित रह गया। ये क्या किया अम्मी आपने? उसका दिमाग घूम रहा था। वो लड़की कहाँ गई? वो मेरी जिम्मेदारी थी अम्मी, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो बिल्कुल सच कह रही थी। सच कह रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? अमीना बेगम ने फ़ोन पर ही चिल्लाई। हाँ अम्मी, यही हकीकत है। सच में मैंने उससे निकाह किया था और वो बच्चा भी मेरा है, और आपने उसे रात के अंधेरे में घर से निकाल दिया। वो कहाँ गई होगी? ओ खुदाया! असद उसी वक्त वापस आ रहा था। उसका सर चकरा रहा था। अफसर से कहकर घर में इमरजेंसी हो गई है और छुट्टी लेकर फ़ौरन शहर वापस आया। अब वो घर में दोनों हाथों में सर थामे उनके सामने बैठा था। ये क्या किया अम्मी आपने? मुझे क्या करवा दिया? मैं समझ रहा था कि वो इरादा बदकिरदार होगी। मैं समझ रहा था कि वो अदारा बदकिरदार होगी। और आपने क्या किया? उससे निकाह कर लिया, हमारी मर्ज़ी के बगैर। बस आपकी इन्हीं बातों की खौफ की वजह से मैं सच्चाई नहीं बता सका। लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूँढूँ? बीवी है, वो मेरी मोहब्बत करती है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। लगता है मेरे दिमाग की रग फट जाएगी। उसका चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा था। फिर उसी रात उसने शहर का हर चप्पा चप्पा छान मारा। दूसरे शहर भी फातिमा के बाबा के घर शफीक अहमद हाउस में फ़ोन करवा कर पूछा। पड़ोसी और मोहल्लेदारों से दरियाफ्त किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। बाबा के घर भी ताला लगा हुआ था। 15 दिन गुजर गए थे और उसे सड़कों पर ख्वार होते हुए देखकर असद का दिल बैठा जा रहा था। ट्रेनिंग का कोई होश न था। वो ऑफिसर से कह चुका था, मुझे तरक्की नहीं चाहिए, मुझे वापस उसी ड्यूटी पर ज्वाइन होना है। उसकी हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। दिल में बस ये ख्याल आ रहा था कि फातिमा कहीं खुदकुशी न कर ली हो। कितनी परेशान होगी वो। तभी उसका दोस्त फैसल आ पहुंचा। बहुत परेशान लग रहे हो, कोई मसला है क्या? फैसल भी पुलिस ऑफिसर था। नहीं यार, कोई परेशानी नहीं। असद का चेहरा सुर्ख हो रहा था। फिर भी मुझे अपना दोस्त समझो, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? वो लब कुचल रहा था। फिर धीरे धीरे सब कुछ बता दिया। तुम ये सब नहीं करते, तुम एक बुज़दिल इंसान हो। पहले एक लड़की को सहारा दिया, उससे निकाह किया, फिर झूठ के सहारे ताल्लुक भी बना लिया, और अपने घर वालों से इतना डरते हो कि उन्हें सच्चाई ही नहीं बताई। बहुत गलत बात है। फैसल उसे लानत मलामत कर रहा था। असद आंसुओं से रो रहा था। लंबा चौड़ा मर्द होकर भी आंखों के सामने अपने जज्बात को काबू न रख सका। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं गुनाह कर बैठा हूँ, लेकिन वो मासूम न जाने दुनिया में कहाँ भटकती फिर रही होगी। कहीं किसी गलत शख्स के हाथों न चढ़ गई हो। फैसल उसे देखता रहा। चलो मेरे घर, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो यार, यहाँ मुझे कुछ भी खाने पीने का होश नहीं। बस वो मेरे सामने आ जाए, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगा। क्या वो मुझे माफ़ कर देगी? बस एक बार वो मुझे मिल जाए। मेरे दिल में सुकून नहीं मिल रहा। फैसल इसरार करने लगा।
तुम चलो तो सही, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उसे अपने साथ घर ले आया। थोड़ी ही देर बाद किसी ने इसके सामने चाय रखी। असद ने सोचा शायद फैसल की बीवी नाइला होगी, लेकिन जैसे ही निगाह उठाई, सामने खड़ी फातिमा को देखकर वो कुछ बोलने के काबिल न रहा। सकते के आलम में उसे देख रहा था, जिसकी आंखों में कहर, गुस्सा, नफरत की चिंगारी भी थी। वो तो फैसल के कहने पर चाय लेकर आई थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सामने उसका मजाजी खुदा बैठा हुआ है। वो हमसफर जो उसे बीच रास्ते में छोड़ कर गया था, एकदम ही तेजी से पलटी और असद उसके सामने आ गया। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। क्या मैं तुम्हें छू कर देख सकता हूँ? फातिमा ने उसका हाथ झटक दिया। जी नहीं, आपको किसी की इजाज़त नहीं दूंगी। मुझे आपसे तलाक चाहिए असद शाह। मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, वो नफरत से कह रही थी। अगर वो रात फैसल भाई मुझे ना मिलते, वो मुझे यहाँ लेकर ना आते, तो न जाने मेरे साथ क्या होता। क्योंकि आपकी वालिदा और आपकी बहनों ने मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाला। मेरे मुंह पर थप्पड़ भी मारा, लेकिन मेरा जुर्म क्या था? क्यों मुझे इस बात की सज़ा मिली? मैंने आपसे कोई पसंद की शादी नहीं की थी, कोर्ट में जाकर निकाह नहीं किया था, ना मेरे बाबा ने आपके साथ ज़बरदस्ती की। फिर आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? असद कुछ बोलने के काबिल न रहा। उसका सर झुक गया और आंखों में सिर्फ मायूसी और दर्द था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो फातिमा। मैं तुमसे किसी सूरत में माफ़ी मांगू कि तुम मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, पिछले दिनों से मैं एक मिनट भी नहीं सोया हूँ। मेरी हालत देखो, हर पल तुम्हें तलाश किया है। कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ पर मैं तुम्हें नहीं ढूंढा। उसकी आवाज़ में दर्द था, तकलीफ भी। फैसल ने फातिमा के सर पर हाथ रखा। मैंने खुद उसकी हालत देखी है, ये बिल्कुल टूट गया है तुम्हारी वजह से। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना पाकर ये बिखर गया है। उसके घर वाले भी शर्मिंदा हैं। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हैं फातिमा। तुम भी अपना दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर दो। फातिमा ने फौरन सर झटक दिया। जी नहीं, मैं उससे माफ़ नहीं करूँगी। मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी। बस मुझे उससे तलाक चाहिए फैसल भाई, और मुझे अपने घर जाना है। अपने बाबा के घर, जहाँ मैं उस बच्चे के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी। बेरुखी से कहकर वो कमरे में चली गई। फैसल ने असल के कंधे पर हाथ रखा। फिक्र मत करो, गुस्सा है, नाराज़ है, लेकिन थोड़े दिनों में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। असद तो जैसे बिल्कुल टूट गया था। प्लीज़ फातिमा, मेरे साथ घर चलो। अम्मी अब्बू शर्मिंदा हैं, वो भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। लेकिन फातिमा ने जाने से इनकार कर दिया और असद टूटा बिखरा घर आ गया। उसकी हालत देखकर अमीना बेगम दहल कर रह गई। क्या हुआ असद? वो मिल गई है अम्मी, लेकिन उसने आने से इनकार कर दिया है। वो मुझसे तलाक मांग रही है। ये सुनकर उनका दिल दहल गया। हरगिज़ नहीं, मैं खुद जाऊंगी अपनी बहू को लेने। असद हैरान रह गया, जबकि बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, हम सब उसे लेने जाएंगे। देखना, वह ज़रूर वापस आएगी। इस घर की खुशियों की खातिर उसे आना ही होगा। अगले दिन फातिमा कमरे में लेटी किताब पढ़ रही थी कि नाइला भाभी उसके पास आ गई। बाहर आओ, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है। फातिमा ने फौरन कहा, मुझे नहीं चाहिए कोई सरप्राइज़ नाइला भाभी, प्लीज़। लेकिन अचानक एक हजूम सा उसके कमरे में दाखिल हुआ। हमना, आलिया, अमीना बेगम, रहमान अंकल और उनके पीछे खड़ा असद, सब उसके घेर के खड़े थे। अम्मी ने फातिमा के सामने बैठकर हाथ जोड़े और कहा, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, मुझसे गलती होगी। मैं नहीं जानती थी ये सच्चाई है। काश असद हमें ये सब पहले ही बता देता। लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहूँगी तो तुम्हारे पैर में गिर जाऊँगी। बस मुझे माफ़ कर दो और मेरे बेटे की ज़िंदगी में वापस आ जाओ। अम्मी के हाथ जुड़ते ही फातिमा खुद शर्मिंदा हो गई। रहमान अंकल ने उसके सर पर हाथ रख दिया और कहा, काश माँ बाप अपने बच्चों पर इतनी सख्ती ना करें, तो बच्चे भी अपनी ज़िंदगी के फैसले करने में माँ बाप से यूं ना डरें। हम मानते हैं गलती हमारी है, हमारे बेटे की नहीं। फातिमा के चेहरे पर गुस्सा उभरा। ये इतने भी शरीफ नहीं है अंकल। उन्होंने मुझसे बहुत दावे किए थे, मेरा सहारा बनने का वादा किया था, मेरा ख्याल रखने का, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये इतने बुज़दिल निकलेंगे। उसके लहजे में नमी थी और असद का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे अपने सीने में छुपा ले, बस एक बार उसे माफ़ कर दे। आखिरकार बड़ी मुश्किल से फातिमा ने सबको माफ़ कर दिया और वो सब उसे मनाकर घर ले आए। हमना और आलिया ने तो खुशी के मारे खूब हल्ला गुल्ला किया था। उसका इस्तकबाल भी फूलों से किया गया था।
پھر اسد نے سب کے سامنے اسے باہوں میں اٹھا لیا تو وہ شرم سے لال ہوگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ چھوڑے مجھے، فاطمہ تیزی سے بولی۔ اسد نے شرارتی انداز میں کہا، بار بار مجھے بزدل کہنے کا طعنہ دے رہی تھی نا، اب بتاتا ہوں کہ میں بزدل ہوں یا بہادر۔ وہ سب کے سامنے اسے اٹھائے اپنے کمرے میں لے آیا۔ آپ کو بالکل بھی شرم و نہیں حیا نہیں ہے؟ امی پاپا کے سامنے یہ سب؟ فاطمہ کو بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن اسد اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شکر ہے خدا کا کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی، محبت اور نرمی تھی۔ یوں محسوس ہوا جیسے زندگی ایک بار پھر ان دونوں کا ہاتھ تھامنے کے لیے بے تاب کھڑی ہو، اور وہ نئی سرے سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے ہوں۔